मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब इसको शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोग फाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इससे एक जनरल इक्वेशन निकल के आएगा और वो आप कई जगह यूज कर सकते हो। जो हमने सेमी इनफाइनाइट या पूरा इनफाइनाइट के लिए जो काम किया है उसके रिजल्ट को भी आप चाहो तो मैच करवा के देख सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या होता है नहीं होता ये सब बताऊंगा। फिर इसके बाद आज के इस वीडियो के साथ आपका डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ फाइल दिया जाता है। ठीक है, वो पीडीएफ फाइल जो है वो डीपीपी है। ओके, वो डीपीपी आप जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अभी तक हमने कंप्लीट किया है उसके ऊपर, उसमें जेई मेन, आईआईटी एडवांस और फिर जेई एडवांस और नीट, इनमें जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, उसके ऊपर हमने एक डीपीपी बनाया है। तो वो डीपीपी आज आप डाउनलोड कर लेंगे, जो आपको इसका लिंक दिया जाएगा, और उसके एक बार आप ट्राई करेंगे। अब कल यानी नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, मतलब मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। तो एक बार आप उसको घर पे ट्राई करेंगे कि आपने कितना सीखा, और उसके बाद एग्जाम फिर आपको यह भी पता चलेगा कि आपने जो सीखा एग्जाम में क्या आता है। तो तीन बातें हो गई। एक तो हम लोग पहले हम लोग इनफाइनाइट रॉड वाले का कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बारे में, उसका डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे और गॉस लॉ पढ़ेंगे उसके लिए तो खैर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो तीसरा काम वो बताया मैंने आपको कि आप वो पीडीएफ फाइल को देख लेंगे और उसमें आपको जो डीपीपी के फॉर्मेट में दिया हुआ है उसमें आप क्वेश्चंस को घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक छोटा सा चीज पहले मैं बता देता हूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। ओके, तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड, मतलब इसकी साइज दी गई होगी। अब ये मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। सॉल्व इसलिए कर दिया क्योंकि सारे स्टेप्स वही हैं जो तुमने पहले देखे हैं, चाहे वो सेमी इनफाइनाइट में हो या इनफाइनाइट में हो। थोड़ा सा फर्क है, जो फर्क है वो हम लोग देखते हैं। पहली बात कि ये रॉड जो है आपका, यहां भी इसका एंड दिया हुआ रहेगा और ये भी एंड दिया हुआ है, और ये पॉइंट आपका यहां पे मान लो ये पॉइंट P है जहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ध्यान से देखते जाना, ये P पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कितना है R। ओके, ये P पॉइंट का डिस्टेंस है R, और क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है कि इस P पॉइंट को रॉड के इस एंड से, लोअर एंड से जब मिलाते हैं तो टोटल एंगल बन रहा है बीटा, और रॉड के अपर एंगल से बनाते हैं तो ये एंगल बन रहा है अल्फा। जबकि आप याद करो इनफाइनाइट के केस में ये अपर एंगल 90 होता था और लोअर वाला आपका होता था -90। याद होगा आपको, सेमी इनफाइनाइट में नीचे कुछ नहीं था तो लोअर एंगल 0 होता था, अपर होता था 90। लेकिन आज लोअर है बीटा और अपर है अल्फा। आप इसको माइनस बीटा भी बोल सकते हो, उल्टा सेंस में एंगल है तो ये एक इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ये दोनों एंगल्स दिए हुए रहेंगे अल्फा और बीटा के फॉर्म में। चलो, तो हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमेशा की तरह वही काम करना है, जहां पे फील्ड निकालना है वहां एक टेस्ट चार्ज रख दिया हमने +Q0। फिर क्या है, इस पे कितना फोर्स लगेगा ये देखना है। अब क्या है कि अभी तुम सुनोगे तो तुमको फिर से रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से वो सब। तो यहां से देखो, L डिस्टेंस पे एक छोटा सा पोर्शन कट करो। तो L डिस्टेंस पे एक छोटा सा रॉड का पोर्शन कट किया, और जिस पोर्शन का नाम रख दिया हमने DL, और DL में कितना चार्ज है DQ। ये छोटा सा चार्ज कैसे निकलेगा, तो सीधी सी बात है, छोटा सा चार्ज DQ इज इक्वल टू छोटा सा लेंथ DL मल्टीप्लाइड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी।
लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डीएल को मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट यू विल गेट, तो यू विल गेट डी क्यू। हमेशा करते आ रहे हैं। फिर आपको याद होगा ये एंगल है थीटा। ये जो हमने छोटा सा सेक्शन लिया है ये अल्फा एंगल तो फाइनली लेंगे हम लोग, लेकिन अभी जो डीएल कंसीडर किया है वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, तो जिसमें हम लोग tan थीटा इक्वल टू एल बाई आर पहले भी कर चुके हैं। फिर दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन तुमको पता है sec स्क्वायर थीटा होता है। और इधर क्या है कि r कांस्टेंट है तो r बाहर आ जाएगा, क्योंकि सारे ट्रायंगल्स में r तो वही लेने हैं हमें। और इधर क्या हो गया, dl बाई डी थीटा। फिर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई आर इंटू dl बाई डी थीटा। sec स्क्वायर थीटा, इस ट्रायंगल में sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, y स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया y स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर इंटू dl बाई डी थीटा। कई बार हम लोग ये काम कर चुके हैं। तो dl इक्वल्स टू क्या हो गया, तो dl इक्वल्स टू, देखो एक r से एक r कैंसिल हो गया बच्चों, तो dl इक्वल्स टू क्या हो गया, y स्क्वायर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई r, ये dl आ गया। चलो अब ये फोर्स dF जो है, तो देखो तो बच्चों क्या करना है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो dF के दो कंपोनेंट्स तोड़े जा सकते हैं, एक dF cos थीटा और नीचे में dF sin थीटा। dF cos थीटा dFx का काम करेगा और dF sin थीटा dFy का काम करेगा, जो कल हमने सेमी इनफाइनाइट में किया भी था। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि नीचे से भी एक लेंगे, कोई फायदा नहीं है, वो हम लोग इंटीग्रेशन में पूरा एंगल ले लेंगे जैसे पहले लिया करते थे। और पहले क्या होता था कि इनफाइनाइट था तो वहां का मामला क्या था, पूरी तरीके से अलग। लेकिन आज क्या क्या करना होगा अभी आप देखते जाओ। फिर dF पहले निकाल लो, तो dF के दो कंपोनेंट हुए, dF cos थीटा dF sin थीटा। पहले dF निकाल लो, dF कितना होगा, तो ये टेस्ट चार्ज है Q नॉट और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y। तो कूलम लॉ से देखो Q इंटू यहां का चार्ज कितना हो गया dQ, तो देखो ये हमने लिख दिया dQ इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया, डिवाइडेड बाय लिख दिया y स्क्वायर। y स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसा कि तुम देख रहे हो। तो फिर क्या हो गया ये dF इक्वल्स टू, अब देखो dQ की जगह क्या लिख सकते हैं, तो dQ की जगह लिख सकते हैं dl इंटू लैम्डा और dl की जगह क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर डी थीटा बाई आर। तो देखो dQ की जगह हमने क्या क्या पुट कर दिया यहाँ पे, तो dQ की जगह पहले पुट किया लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl और ये Q नॉट यहाँ पे है। अब ये dl की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे y स्क्वायर डी थीटा बाई आर। तो देखो y स्क्वायर डी थीटा बाई आर, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आपका निकल के आ गया dF, यानी dF का वैल्यू देखो कितना निकल के आ गया, k लैम्डा Q नॉट डी थीटा बाई आर। अब कहोगे कि सर अब आप क्या कीजिएगा, बहुत सिंपल बात है भाई। देखो dF के दो कंपोनेंट्स है, dF cos थीटा और dF sin थीटा। dF cos थीटा का मतलब हो गया dFx और dFy का हो गया मतलब dFy हो गया आपका y कंपोनेंट। अभी क्या करना अपने को, सेपरेटली dFx, ठीक है ना, dFx को इंटीग्रेट कर लेना है। तो इससे मिल जाएगा नेट फोर्स का x कंपोनेंट, dFy को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो नेट फोर्स का y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लेंगे, यानी कि fx और fy निकाल लेंगे। अभी तो स्मॉल फॉर्म में आया है, प्रॉपर लिमिट यानी अल्फा बीटा का लिमिट रख के, यानी टोटल एंगल का जैसे हम लोग पहले लिमिट रखते थे, अभी भी लिमिट रख के हम लोग dFx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये फोर्स का x कंपोनेंट दे देगा, dFy को इंटीग्रेट कर देंगे तो फोर्स का y कंपोनेंट। कहोगे फिर क्या, तो फोर्स का x कंपोनेंट मिल गया, y कंपोनेंट मिल गया। तो कल याद करो सेमी इनफाइनाइट में जो हम लोग कर रहे थे, नेट फोर्स के लिए अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर कर सकते हैं, उससे हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। और नेट फोर्स को Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। या तुम चाहो तो अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। जैसे देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पहले आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो, ठीक है, मैं इसमें से कुछ पार्ट अभी मिटा दूंगा, लिख लो आप एक बार। तो बच्चों अब देखो फिर से मैंने इस डायग्राम को बना दिया आपके लिए। तो यहां पे ये लोअर एंगल बीटा है, अपर अल्फा है और ये एंगल आपके सामने थीटा दिया हुआ है, जो एक छोटा सा हमने यहाँ पे सेक्शन लिया है, यहां से L डिस्टेंस
पे छोटा सा पोर्शन dl, जिसपे चार्ज कितना है dq। इस dq ने df फोर्स से इसको रिपेल किया, इस टेस्ट चार्ज प्लस q नॉट को। यहाँ पे एक कंपोनेंट आया df cos थीटा, जिसको dfx भी बोल सकते हैं, और ये आपका है df का y कंपोनेंट, जो कि df sin थीटा है। तो देखो, अभी पिछले स्लाइड में हमने निकाला था कि df इक्वल टू k q नॉट लैम्डा d थीटा बाई r, आपको ध्यान होगा। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग dfx को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा फोर्स का x कंपोनेंट। तो इंटीग्रेट करते हैं, हालांकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आज एक बार हम लोग और करेंगे, तो इससे हमें और रिवीजन अच्छे से करने को मिल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो देखो यहां पे df cos थीटा, तो df की जगह हमने यहां लिख दिया है k q नॉट r, k लैम्डा q नॉट बाई r, और ये हो गया cos थीटा d थीटा। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, दैट इज k q नॉट बाई r, और cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन यू नो दैट कई बार हम लोग कर चुके हैं, sin थीटा हो गया। लिमिट माइनस बीटा टू अल्फा, लिमिट माइनस बीटा क्यों लिए दोस्तों, पहले ही बता रखा है, नीचे वाले एंगल, नीचे वाले सेंस को नेगेटिव लेंगे, अपर सेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, किसी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना था। तो अपर लिमिट रखा साइन अल्फा और लोअर लिमिट साइन माइनस बीटा। तो देखो यहाँ माइनस बीटा और यहाँ एक माइनस, इंटीग्रेशन में जब अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर रखते हैं तो बीच में माइनस होता है, अब प्लस साइन का एंगल भी माइनस, तो माइनस आके इसको क्या कर दिया प्लस। तो ध्यान से सुन लो, fx जो आया, x कंपोनेंट जो आया वो आया k लैम्डा q नॉट r। ध्यान से सुन लो, इसको याद रखना भाई, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे पहले कि fx और fy निकाल के रिजल्टेंट निकाल रहे थे, लेकिन यहां एक और काम कर देते हैं जो कि एकदम इजीली कर सकते हैं। मान लो फोर्स के x कंपोनेंट को अगर टेस्ट चार्ज से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट। जैसे देखो आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स से ही बना हुआ है, तो या तो तुम नेट फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करोगे तो तुमको डायरेक्ट मिलेगा नेट फील्ड, या नेट फोर्स निकालने से पहले ही अगर तुमने फोर्स के कंपोनेंट को टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिल गया Ex। तो Ex इक्वल टू कितना हो गया, तो इसमें Q नॉट बस कैंसिल कर दो, तो हो गया k लैम्डा r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस फॉर्मेट में ही ये याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, नेट के फॉर्म में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस फॉर्मेट में तुम याद रखोगे तो तुम्हारे लिए काम क्या होगा, बहुत आसान। आगे देखो सेम, अब मैंने यहां पे एक दो स्टेप हटा दिए क्योंकि बार बार कितना रिपीट किया जाए। तो Ey जो होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट के लिए तुम्हें किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसे यहां देखो df cos थीटा है तो y कंपोनेंट के लिए साइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो सारा कुछ यही चलता रहेगा। लेकिन यहां पे साइन थीटा रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा cos, तो यहां पे क्या आएगा cos, और आगे क्या रहेगा माइनस, फिर वहां भी एक बार लिमिट रखोगे तो हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos माइनस बीटा। लेकिन तुम्हें cos के बारे में पता है कि cos अगर माइनस थीटा होता है तो अल्टीमेटली वो cos थीटा के बराबर ही होता है, तो अल्टीमेटली उस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, cos अल्फा माइनस cos बीटा। लेकिन आगे एक माइनस लगा हुआ रहेगा, वो माइनस जब अंदर डालोगे तो तुम देख सकते हो कि cos बीटा पहले आ गया और cos अल्फा बाद में आ गया। तो मैंने दो तीन स्टेप्स खत्म कर दिए यहाँ पे, आप क्योंकि बोर्ड भी तो जानते ही हो छोटा रहता है, और ऐसे भी तुम कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं भाई। जैसे यहाँ पे तुमने cos थीटा लिखा है, वहां पे तुम sin थीटा लिख दोगे तो तुम्हारा उस तरीके से आ जाएगा। तो जैसे इंटीग्रेशन के बाद यहाँ साइन आया वहां cos आएगा, अब बस फर्क आगे रहेगा कि एक माइनस लगा रहेगा, और जब वो माइनस को अंदर डालोगे तो बीटा आगे आ जाएगा, अल्फा बाद में आएगा। ठीक है बच्चों, तो Ex का फॉर्मूला ये याद रखना आप, k लैम्डा r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और Ey का फॉर्मूला आप याद रखना k लैम्डा बाई r cos बीटा माइनस cos अल्फा। और अगर कोई नेट पूछ दे तो E नेट बराबर, जैसे नेट फोर्स के लिए हम लोग Fx का स्क्वायर प्लस Fy का अंडर रूट करते थे, वैसे ही नेट के लिए हम लोग क्या कर देंगे,
EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर अंडर रूट कर दे। तो ये आप फाइनाइट का याद रखिए। तो अब आपको रॉड के केस में तीनों बता दिया मैंने, इनफाइनाइट का भी बता दिया, सेमी इनफाइनाइट का भी बता दिया और फाइनाइट का भी बता दिया। क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा, यू जस्ट हैव टू अल्फा बीटा को यहां पुट कर दो, आपको EX निकल जाएगा, EY निकल जाएगा, फिर यहां से नेट निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, इसमें तुम कंफ्यूज मत करना कि ये कैसे बीटा आगे आ गया, बहुत सिंपल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखो, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले इसकी इंपॉर्टेंस मैं बता दूं, इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज मैं लिखूंगा और ये कंपटीशन में भी आता है, कंपटीशन में भी इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड में भी इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे, यानी राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर आपको बोर्ड में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और कंपटीशन में तो डेफिनेटली जेईई मेन एडवांस आप देखेंगे, मैं आपको करवाऊंगा, चाहे नीट, सब जगह आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह इंपॉर्टेंट है कि बिना इसको सीखे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ में इंटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब अभी हमने देखा कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे तो अभी तक हमने रॉड, पॉइंट चार्ज और बाकी आर्क वार्क का देखा है, लेकिन अब स्फेयर में भी हो सकता है, स्फेयर का भी हम लोग को कैलकुलेशन करना है, सिलेंडर का भी करना है, प्लेन शीट की भी करनी है, तो ये सारे कैलकुलेशंस भी करना है। तो इन कैलकुलेशंस को करने के लिए आपको कूलम्स लॉ से बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक नया चीज निकाला, वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां से हम लोग गॉस लॉ के पास पहुंचेंगे। यहां से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम लोग सीखेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ के थ्रू स्फेयर का, सिलेंडर का, इनफाइनाइट शीट्स का, इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर से बात समझो, ये एकाएक बीच में कैसे आ गया। अभी देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आपने ये देखा कि दो मेथड मैंने लिखा था, एक कूलम के प्रोसेस से और दूसरा गॉस के प्रोसेस से। तो कूलम के प्रोसेस से तो आपने देखा ही, पॉइंट चार्ज का हमने किया, आर्क का किया, रिंग का किया, इनफाइनाइट रॉड का किया, सेमी इनफाइनाइट रॉड का किया, फाइनाइट रॉड का किया, लेकिन और भी तो सरफेसेस और भी तो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक आपका स्फेयर्स हो गए, स्फेयर्स में भी सॉलिड, हॉलो, सॉलिड में भी दो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, फिर उसके बाद आपका कंडक्टिंग प्लेन शीट, इनफाइनाइट होगा, उसका भी कैलकुलेशन करना है। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीख पाओगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीख पाओगे तब तुम गॉस लॉ सीख पाओगे, और फाइनली हम लोग फील्ड, उन डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको सीखना जरूरी है। एक तो ये हो गया, और अल्टीमेटली ये बोर्ड में खुद भी पूछा जा सकता है। अब सवाल है कि ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। आपने कई बार इसका नाम सुना भी होगा, अब ये है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझो कि इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। फैराडे का नाम आपने सुना होगा। फैराडे ने ही आपका इंडक्शन की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? इंडक्शन, जो हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। इस जो आपका जनरेटर है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो आपका प्रोड्यूस होता है, इसके लिए जो प्रिंसिपल जो दिया था फैराडे ने दिया था। लेकिन फैराडे का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहां पे है, मींस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट से हमें फायदा क्या होता है? तो देखो, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड को जो स्टडी करने का हमारा तरीका था वो प्योर मैथमेटिकल था। प्योर मैथमेटिकल कहने का मतलब है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है, तो आ गया KQ/R², पॉइंट चार्ज का KQ/R²। फिर उसके बाद हमने उसके डायरेक्शन के लिए टेस्ट चार्ज रखा तो डायरेक्शन मिल गया।
तो मतलब फील्ड का कैलकुलेशन हम लोग इस तरीके से मैथमेटिकली कर रहे थे। फैराडे ने फील्ड को स्टडी करने के लिए, मान लो किसी स्पेस में फील्ड कैसे बिखरा पड़ा है, यानी फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है या फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इसको, इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक नॉन मैथमेटिकल इक्वेशन का सहारा लिया। मतलब वो मैथमेटिकल इक्वेशन का सहारा नहीं लेना चाहते थे, वो इन चीजों को ग्राफिकली यानी डायग्राम के माध्यम से समझना चाहते थे, डायग्राम का इस्तेमाल करना चाहते थे और फील्ड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते थे। तो तुमसे अगर कोई पूछे व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो पहली बात इस पे अगर हमसे कोई पूछेगा तो क्या क्या बोलना चाहिए। पहली बात, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय माइकल फैराडे। दूसरी बात, दिस इज यूज्ड टू स्टडी the properties of electric field by using diagrams, by using graphs। यानी ये एक ग्राफिकल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां ढेर सारे लाइंस उन्होंने ड्रॉ किया और वो लाइन उस स्पेस के फील्ड के प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। उसके बाद ये जो लाइंस होते हैं दे आर नॉट रियल, माइंड यूज, ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं दे आर नॉट रियल, दे आर हाइपोथेटिकल, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। तो ये भी बात अपने को समझना है कि ये हाइपोथेटिकल लाइंस होते हैं। तो फैराडे ने इसकी डिस्कवरी की। क्यों डिस्कवरी की भाई, तो फील्ड के प्रॉपर्टी को डायग्रामेटिक या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब सवाल है कि अगर ये लाइंस को ड्रॉ करना है टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन स्पेस, तो अपने को यह भी पता होना चाहिए हाउ टू ड्रॉ, कैसे हम इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए लाइंस की प्रॉपर्टी आपको जाननी चाहिए और वो प्रॉपर्टी अभी मैं आपको लिख के बताता हूं। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखो यहां पे मैंने लिख दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ EFLS, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं EFLS, यही मैं लिखूंगा आगे भी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ EFLS वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। ओके, फिर आगे लिखा दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस व्हिच आर ड्रॉन फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन गिवन स्पेस डायग्रामेटिकली। किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए इन लाइंस को ड्रॉ किया जाता है, एंड ये क्या होते हैं दोस्तों, हाइपोथेटिकली। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, फिर मैं इसके प्रॉपर्टी को आगे बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ओके, मैं इसको अब रफ कर रहा हूं। तो देखो अब हम लोग सीखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती हैं, ताकि हम लोग उसको फिर करेक्टली किसी गिवन चार्ज सिस्टम के लिए ड्रॉ कर सके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके देखते हैं। तो चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ EFLS, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो देखो नंबर 1, अब इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए फैराडे ने क्या क्या बताया। नंबर 1 उन्होंने बताया ये कि दीज लाइंस आर originated from positive charge and terminated on नेगेटिव चार्ज। देखो भाई, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट को ही एक्सप्लेन करते हैं कि ये लाइंस जो होती हैं इनका ओरिजिन और टर्मिनेशन भी होता है। अब ये ओरिजिन कहां से होंगी, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये लिया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेंगी। लाइक अगर मान लो कहीं पे ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q,
कोई अगर आपसे पूछे कि भाई इसके लिए EFLS ड्रॉ करो, तो सीधी सी बात है कि आपको इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना होगा, इससे ढेर सारे लाइंस ड्रॉ कर दो। यानी ये लाइंस यहां से देखो, ये एरो देने का मतलब है ये लाइंस यहां से प्रोड्यूस हो रही हैं, और अगर पास में कोई नेगेटिव है तो उस पे जाके ये टर्मिनेट कर जाएंगी। अगर नेगेटिव नहीं है तो ये लाइंस इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। और हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे जो चार्ज एज्यूम करना है कर लो, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है ना बच्चों? तो पॉजिटिव से देखो ये ओरिजिनेट हो रही है। अब आपके मन में और कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सबका जवाब, सबका आंसर आपको 1 बाय 1 मिल जाएगा। जैसे आप सोच रहे होंगे आपने स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ किया, आपने टेढ़ा क्यों नहीं ड्रॉ किया, तो आप 1 बाय 1 सबका आंसर देख लोगे। फिर आपने ये सोचा होगा कि मैं कितने लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, हाउ मेनी लाइंस आर ड्रॉन फॉर दिस चार्ज सिस्टम, तो वो भी अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको जो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो चीज देखनी है वो आप देख लो कि दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और मैंने लिखा है पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। इन सेम मैनर मान लो किसी स्पेस में कहीं नेगेटिव चार्ज है ना, कहीं पे नेगेटिव चार्ज -q, तो इसके ऊपर क्या होगा, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि इसके केस में वहां पे लाइंस आके टर्मिनेट होंगी। टर्मिनेट का मतलब खत्म होंगी, वहां पे लाइंस आके खत्म होंगी। मतलब इसके लिए अगर हम ड्रॉ करें, आप ये मत मान लेना कि इसके ठीक बगल में ये कहीं अलग आइसोलेटेड अगर हमने इसको बनाया तो आपको ऐसे दिखाना होगा, लाइक दिस, कि इस पे ये लाइंस आके खत्म हो रही हैं। तो ये एरो मार्क करना जरूरी है। ये एरो ही आपको बताता है कि यहां से ओरिजिनेट हो रहा है या वहां पे टर्मिनेट हो रहा है। तो देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुआ, और ये दूर कहीं एक रखा हुआ नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर ये बीच में मैं कॉमा डाल देता हूं, जिससे कि ये पता लगे कि ये एकदम अलग है, वो एकदम अलग है। क्योंकि पास पास रहने पे कुछ अलग होता है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको, कि आप हमेशा याद रखोगे कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट और नेगेटिव पे टर्मिनेट। तो आप इसको एक बार लिख लो, पहला पॉइंट था ये हमारा। तो दोस्तों अब हम लोग ये देखते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल से कितने EFLS निकाले जा सकते हैं। तो पहली बात ये समझो कि ये हाइपोथेटिकल लाइंस है, तो कुछ रियल होता तभी उसके लिए कोई पैरामीटर होता, लेकिन जब ये हाइपोथेटिकल है तो ये टोटली हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कहां से कितना लाइंस को ड्रॉ करें। लेकिन एक बात ये है दोस्तों कि आखिर फिर भी कुछ रूल तो अपने को बनाना होगा, जिससे कि जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकें। ओके, तो मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूं कि एक लाइन से कितना बन सकता है। तो रूल कहता है कि नंबर ऑफ EFLS originated or terminated on charged particle is directly proportional to magnitude of charge। तो दोस्तों देखो अभी क्या है कि ये जो EFLS है, ठीक है, EFLS की संख्या जो है वो चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब नंबर ऑफ EFLS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये आपको फ्रीडम है कि जितना मर्जी हो उतना आप लाइंस ड्रॉ करो, लेकिन एक बार जब आपने फिक्स कर लिया है कि इतने कूलम का मैं इतना लाइन ड्रॉ करूंगा, तो उसके बाद आप प्रोपोर्शनेट में ड्रॉ करोगे। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लो तुम्हारे पास 3 चार्ज है, Q1, Q2 एंड Q3।
अब Q1 है 10 माइक्रो कूलम, Q2 है आपका 20 माइक्रो कूलम और Q3 है आपका 40 माइक्रो कूलम। तो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैं असत, मान लो सारे चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकते थे, तो अगर आपने ये सोचा है कि Q1 से मैं 6 लाइंस दिखाऊंगा, 6 लाइंस, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो अगर आपने Q1 से 6 लाइन ड्रॉ किया, तब आपके ऊपर अब ये रूल लग जाएगा कि 20 माइक्रो कूलम के लिए अगर आपने 6 लाइन ड्रॉ करने का डिसीजन लिया है, 10 कूलम के लिए, 10 के लिए अगर आपने 6 लाइन ड्रॉ किया है, 10 के लिए अगर आप 6 लाइन ड्रॉ किया, तो रूल के मुताबिक मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाओगे, यानी दूसरा चार्ज जो कि उससे दोगुने मैग्नीट्यूड का है, तो अगर इसके लिए आपने 6 किया, तो इसके लिए उसी प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ लाइंस आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। मतलब ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई रूल नहीं है कि क्या करना है, इसके लिए 6 करना है कि 8 करना है कि 10 करना है कि 20 की 1000, आपकी मर्जी। लेकिन आप जितना 10 के लिए एक बार डिसीजन लोगे, 20 में उसका डबल करोगे। तो मान लो इसके लिए अगर आपने 6 लाइंस ड्रॉ किया है, तो इस केस में आपको 12 लाइंस ड्रॉ करने होंगे, क्योंकि इसका ये डबल है। और ये 40 वाले में आपको और भी ज्यादा करना होगा। अब मैं सारा ड्रॉ तो यहां नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यहां लिख देता हूं कि इस केस में आपको 24 लाइंस ड्रॉ करने होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वैरी करेगा, एज पर योर कन्वीनियंस। आप जो लाइन ड्रॉ करने का सोचो आप कर सकते हो, लेकिन आपको इस बात की ध्यान रखनी होगी। समझ गए ना? तो ये पॉइंट आप लिख लो। ओके, if we draw a tangent at any point on EFLS, then it will give direction of net electric field at that point. क्या हुआ इसका मतलब? तो देखो, अभी मान लो ऐसे ही मैंने एक रैंडमली लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसको मैं बोल रहा हूं कि ये उस स्पेस में EFL है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लाइन पे एरो दिया हुआ है, एरो का मतलब इधर से ओरिजिनेट हुआ, उधर कहीं टर्मिनेट हुआ। फिर एक पॉइंट P देखो, ये P। अब कोई पूछेगा इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो रूल कहता है कि अगर ये EFLS है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब जानते ही हो, स्पर्श रेखा, जो उसको छूता हुआ निकल जाए। ये आपका यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये कोई इंडिविजुअल फील्ड नहीं होगा, ये वहां पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। क्या देगा बच्चों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट P पे ये जो डायरेक्शन हुआ, जो रेड कलर से मार्क किया हमने, ये यहां पे नेट फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो कभी भी EFLS पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। फिर आपके दिमाग में बात आएगी कि सर इधर भी टेंजेंट हो सकता था, डाउन भी हो सकता था, इधर भी डायरेक्शन हो सकता था, और इसके ठीक अपोजिट भी। लेकिन EFLS पे वो जो एरो है वो आपको बताएगा कि मान लो अगर लाइन इधर से ओरिजिनेट हुई है, तो ये वाला टेंजेंट कंसीडर होगा। अगर ये EFLS का एरो ऐसा होगा, ये एरो अलग है, ये EFLS का एरो है जो बताता है कि वो EFLS कहां से ओरिजिनेट हुआ और किधर को टर्मिनेट हुआ। तो ये एरो डिसाइड करेगा कि कौन सा टेंजेंट तुम्हें लेना है। तो सीधी सी बात है, ये एरो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा। और ये भी याद रखना, ये नेट फील्ड देता है। कोई जैसे मान लो अगर ढेर सारे चार्जेस हैं, तो हर चार्ज का अपना अपना फील्ड हुआ करता था, याद करो। तो उन सभी फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा, EFLS हमेशा उसके लिए ड्रॉ करते हैं। ये बात आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि EFLS कभी भी किसी इंडिविजुअल फील्ड के लिए नहीं होता है। वहां अगर ढेर सारे चार्ज सिस्टम है, तो उन सबका जो रिजल्टेंट होगा, आप रिजल्टेंट के लिए ही ड्रॉ कर सकते हो क्या?
EFLS। तो EFLS हमेशा आपको नेट फील्ड का डायरेक्शन देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप एक बार लिख लो। तो दोस्तों अब यहां पे देखो कि मैंने लिखा है कि 2 EFLS, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। वो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब तुम ड्रॉ कर रहे होगे तो कभी भी उन दोनों को कट मत करवाना। कहोगे क्यों नहीं कट करवाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते, अगर वो मान लो एक दूसरे को कट कर दिया, देन वी विल हैव, हम लोगों के पास 2 डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब है कि मैं बोर्ड पे इसको ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। मान लो ये एक लाइन मिल गया तुम्हें, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई एक लाइन ये है और एक दूसरा EFLS ऐसा है। देख लो, ये मैंने कटवा दिया जानबूझ के। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इस पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और भाई इस लाइन के हिसाब से चलें, जो ये दूसरी वाली लाइन है, इसके हिसाब से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो अब एक बात समझो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट तो एक ही होता है ना भाई, इंडिविजुअली अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रिजल्टेंट तो कोई एक ही होगा। तो या तो ये ब्लू वाला सही होगा या तो ये ब्लैक वाला सही होगा, ये दोनों सही नहीं हो सकते। तो इस तरीके से पॉइंट P पे आपको 2 फील्ड के डायरेक्शन मिल रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ऐसा करने पे क्या समस्या आएगी कि 2 नेट फील्ड का डायरेक्शन सिंगल पॉइंट पे मिल जाएगा। समझ गए ना? तो इसको आप एक बार राइट डाउन कर लो अच्छे से और फिर समझो। अब दोस्तों अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसके अकॉर्डिंग हम लोग EFLS फॉर पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज का EFLS कैसा होगा। तो देखो कैसा होगा। मान लो ये पॉइंट चार्ज प्लस Q, अब इसके लिए EFLS ड्रॉ करना है तो कोई एक डायरेक्शन ले लो, ये वाली। अब तुम खुद सोचो कि यहां पे एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इन सभी पॉइंट्स पे। तो आपको याद होगा कि कहीं भी टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये प्लस Q को रिपेल ही करता चला जाएगा, जो हम पहले भी जानते हैं कि रेडियली आउटवर्ड। तो इसलिए हम इसके लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर अभी आपको मैं इन लाइंस पे समझाऊंगा कि ये कैसे लाइन, ये लाइन इसके फील्ड को रिप्रेजेंट करने में कैपेबल है। तो देखो पहले मैंने EFLS ड्रॉ कर दिया। ऐसा नहीं कि बीच में जहां लाइन ड्रॉ नहीं किया वहां लाइन नहीं होगा, हमारी लिमिटेशन है, हम हमेशा सब जगह लाइन तो ड्रॉ कर नहीं सकते, जितना कर सकते हैं वो कर दिया हमने। अब देखो जो हमने प्रॉपर्टी अभी सीखा है उसको ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। पहली बात, ये पॉजिटिव चार्ज है तो देखो यहां से ओरिजिनेट हुआ है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हमने ये देखा कि अगर किसी पॉइंट पे फील्ड चाहिए होता है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ किया हमने? क्योंकि इस डायरेक्शन में तुम चाहे कहीं भी टेस्ट चार्ज को रख दो, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से ही होगा, क्योंकि ये प्लस Q चार्ज उसको रिपेल करेगा। दैट्स व्हाई हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसके सारे टेंजेंट्स का डायरेक्शन सेम है। ठीक इस तरीके से यहां पे अगर चार्ज रखते चले जाओगे तो उसको ये इस तरीके से पुश करता हुआ चला जाएगा। दैट्स व्हाई ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गया। तो ये स्ट्रेट लाइन ये दिखा रहा है कि फील्ड रेडियली क्या है, आउटवर्ड। कितने लाइंस बनेंगे वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, आपकी मर्जी है। आप अगर एक बार डिसाइड कर लिए हो फिर उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनेट बना सकते हो। तो ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का हमने बना के दिखाया आपको। ठीक इसी तरीके से मान लो कोई पॉइंट चार्ज, ठीक है, अब वो पॉइंट चार्ज है वो आपका नेगेटिव है।
तो नेगेटिव चार्ज पे आपको क्या करना है, तो फिर इसके ऊपर लाइंस को क्या करने हैं, टर्मिनेट, जस्ट उसके अपोजिट ड्रॉ कर दो। इसका भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा और ये लाइंस, ये याद रखना ये दोनों अलग है, मैं कॉमा दे देता हूं, ये अलग है ये अलग है। तो इस तरीके से ये लाइंस इसके ऊपर देखो टर्मिनेट करने हैं। सारा कुछ सेम है, बस रेडियली क्या है, इनवर्ड। ये कैसे पता लगा, तो अगर यहां पे पॉइंट रख दो, यहां कोई भी टेस्ट चार्ज रखो, जैसे प्लस क्यू नॉट रखोगे, ऐसे रखना नहीं है, मैं मिटा दूंगा फिर, तो इसको ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो निश्चित तौर पे यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जिधर टेस्ट चार्ज में फोर्स लगता है उधर ही होगा। तो कहीं भी अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा। तो देखो पॉजिटिव पे आउटवर्ड ये लाइन निकल रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन भी आउटवर्ड होता है। नेगेटिव पे ये लाइंस इनवर्ड आके खत्म हो रही हैं, तो फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा, इनवर्ड। ओके, तो इस तरीके से आइसोलेटेड पॉजिटिव के लिए मैंने EFLS ड्रॉ किया, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किया। ओके दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में बनाता हूं जहां एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू पास में रखे हो, क्लोज में रखे हो। ये दोनों तो अभी फिलहाल अलग अलग था, अब हम लोग क्लोज में रख के देखते हैं कि इनकी लाइंस कैसे बनेंगे। ओके, ठीक, लिख लो इसको एक बार। अब देखो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू का मैंने EFLS का डायग्राम बनाया। तुम पहली बात ये देख रहे हो कि EFLS यहां पे टर्न हो रहा है ना, ये सारे लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज से आउट निकल रहा है वो बेंड होके कहां पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, नेगेटिव पे। तो ये ऐसे अंदाज से ड्रॉ नहीं किया गया है, आपको अभी फील्ड के डायरेक्शन से मैं जस्टिफाई कर दूंगा कि ये लाइंस इस तरीके से क्यों ड्रॉ किए गए हैं। पहली बात ये समझो कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उससे लाइंस इमर्ज हुए, मतलब ओरिजिनेट हुए, एंड दे ऑल टर्मिनेटेड ऑन दिस नेगेटिव चार्ज। अब ये बीच वाली लाइन को देखो, ये यहां से ओरिजिनेट हो रही है, यहां पे टर्मिनेट। मैं क्या बोल रहा हूं कि अपने इस लाइन को हम लोग चेक करते हैं कि ये सही तरीके से इसके फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहली बात देखो कि कोई भी लाइन एक दूसरे को, अब मैं गलती से मेरे से कट हो गया होगा तो हो गया होगा, लेकिन ये कट नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, ओरिजिनल क्या है कि ये लाइंस जो हर हालत, आप कट मत करवाना, देखो मैंने कहीं ना गलती से कट किया है तो आप इसको मैं ऐसे कर देता हूं तो दिखेगा ही नहीं। तो आप पहले ये समझो ये नेगेटिव चार्ज है ना दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जैसे मैंने ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया इसकी तरफ जाते हुए, तो ये कैसे फील्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर यहां कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते तो ये क्या करता, पुश, और ये क्या करता, उसको पुल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर होता कि नहीं, तो इस लाइन पे ये डायरेक्शन इधर ही होता रहता, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक अगर एक स्ट्रेट लाइन, इसलिए मैंने ड्रॉ किया कि फील्ड का डायरेक्शन लगातार इस तरीके से। अब मान लो यहां पे ये कर्व क्यों है, जैसे किसी ने ये जानना चाहा कि यहां पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो फिलहाल EFLS के हिसाब से यहां जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो इधर फील्ड देगा, और इधर फील्ड होना भी चाहिए। क्यों भाई, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहां पे, अगर मान लो यहां कोई टेस्ट चार्ज रखते तो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करता, रिपेल करता, तो मान लो इधर हो जाता है E1 इसकी वजह से, और नेगेटिव चार्ज क्या करता, उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता। तो सोचो E1 और E2 का रिजल्टेंट बीच में इस तरीके से आता कि नहीं आता, क्योंकि यहां से इक्वल डिस्टेंस अगर होता, तो आप ये समझ के चलो, मैंने 2-3 पॉइंट के हिसाब से चेक कर दिया है, बाकी पॉइंट्स के हिसाब से भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो हर हालत में आपको यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी अगर ये कपल में आएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहां से लाइंस को ओरिजिनेट करना है और वहां पे टर्मिनेट करना है। लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि जितनी लाइंस यहां से ओरिजिनेट करोगे सारी वहां टर्मिनेट तभी होंगी जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर अपोजिट हो। जैसे ये प्लस क्यू है तो ये आपका माइनस क्यू है, ये जितना प्लस है ये उतना ही माइनस है, इसलिए ये दोनों आपका जो है वो क्या करते हैं, जितनी लाइंस यहां से निकालोगे, अगर मान लो कल को ये प्लस 2 क्यू होता, ये माइनस क्यू होता, तब ये काम लोग नहीं करते। ओके, तो आज हमने टोटल इसके
5 प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, 4 या 5 प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। नेक्स्ट डे अगले लेक्चर में हम लोग इसके और प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, जैसे इस लाइंस की डेंसिटी, फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है, फिर कंडक्टर पे कैसे एंड होता है, और ढेर सारी चीजें हैं। अभी वो एक एक करके आएंगी जो अगले लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए आप इतना पढ़ना, रिवाइज करना, और जो आज आपको डीपीपी मिलेगा उसको आप सॉल्व कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन अगले क्लास में होगा। ओके, एक होमवर्क आप फिर भी देख लो, एक आप घर पे ट्राई करना इसको ड्रॉ करने का। एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे है, ध्यान से देखो बोर्ड पे, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे है और एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे, दोनों प्लस क्यू है। आप इन दोनों के लिए, आप इन दोनों पास पास में ही है, आप इन दोनों के लिए ड्रॉ करना, ये दोनों पास पास में है, इस सिस्टम के लिए आप EFLS ड्रॉ करके रखोगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।